हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। भाई आज बात करेंगे हम पॉलिटी की। तो पॉलिटी में हम जो फर्स्ट, जिसने नहीं देखा है भाई तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट देख ले इसका। तो मैराथन है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सी भी है, चाहे यूपीएससी 2023 में दे रहे हैं, 24 में, वाटेवर जब भी दे रहे हैं। प्लस जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस हैं, जितने भी हमारे जो टीचिंग का एग्जाम है, चाहे पुलिस के हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन यहीं से बनता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और उनसे बनने वाले क्वेश्चन जो जिनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, वो अपना रिवीजन कर सकता है, और जिसको नहीं आता वो सीख ले। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 130 तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे। निम्न में से कौन सा समूह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो और राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं, तो कौन सा है? तो दोनों लैंग्वेज में है। विच इज द फॉलोइंग द ग्रुप्स ऑफ द पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड नॉट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट हमारा लोकसभा निर्वाचन सदस्य, दूसरा हमारा जो लोकसभा के नामांकित सदस्य, थर्ड ऑप्शन हमारा जो विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य, फोर्थ हमारा जो विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो विकल्प कौन सा चुनाव कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें दो इज द करेक्ट आंसर है, दूसरा जो लोकसभा के नामांकित सदस्य। तो उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा के नामांकित सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस चुनाव में भाग लेता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है राष्ट्रपति, दूसरा हमारा जो है राज्यसभा का अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन हमारा जो है राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष, और डी ऑप्शन हमारे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो भाई इसमें भी उपयुक्त में से कोई भी नहीं इज द करेक्ट है, नॉन ऑफ अबव। तो उपराष्ट्रपति निम्न में से चुनाव में भाग नहीं लेता है क्योंकि वह संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता। संसद का सदस्य नहीं होता है किसी भी सदन का। वह ध्यान देने योग्य है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति अलग है, वह जो लोकसभा का सदस्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग्स। तो उपराष्ट्रपति की शपथ जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संचालित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष होने के लिए अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपना पड़ता है। तो सही कथन के चुनाव कीजिए। तो फर्स्ट है, दूसरा सेकंड हमारा जो एक और दो, थर्ड डी में हमारा जो ना तो एक सही है ना दूसरा, ना इधर वाला। तो भाई इसमें हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का इस्तीफा सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 134 कथनों पर विचार करें। जब उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह जो राज्यसभा का उप अध्यक्ष, राज्यसभा का जो सभापति के रूप में कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है जो वह राज्यसभा के जो उप अध्यक्ष अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो उपयुक्त कथनों में से चुनाव कीजिए, विच इज द करेक्ट। तो ओनली वन, ए, दूसरा बी, सी में हमारा एक और दो, डी में हमारा ना तो एक सही है ना दो। तो भाई इसमें हमारा सी हमारा एक और दो इज द करेक्ट आंसर है। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135 है, भारत के जो संदर्भ में निम्नलिखित सिद्धांतों पर कौन सा जो संसदीय सरकार का तात्पर्य है? तो विद रेफरेंस ऑफ द इंडिया विच इज द फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स इम्पल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स। तो फर्स्ट हमारा जो मंत्रिमंडल के सदस्य लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। दूसरा हमारा जब वह लोकसभा मंत्रियों की विश्वास रखती है तो वह मंत्रियों का कार्यालय रहता है। सी ऑप्शन, डी जो थर्ड ऑप्शन हमारे मंत्री परिषद का नेतृत्व राज्य के जो प्रमुख द्वारा किया जाता है। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ए कर दो, बी हमारा दो, सी हमारा जो दो और तीन, डी हमारा जो 1 2 3। तो इसमें आ जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसका देखो जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कथन एक गलत है, मंत्रिमंडल के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। कथन दूसरा सही है, कथन तीसरा गलत है। मंत्रिपरिषद के नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है जो सरकार द्वारा प्रमुख होता है। राज्य का जो प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग्स। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति समूह के रूप में उत्तरदायी है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। दूसरा हमारा जो केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्यालय में रह सकता है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रिमेन्स द ऑफिस टिल्स द प्रेजेंट ऑफ द विशेष। थर्ड ऑप्शन हमारा जो प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावित विधेयक के बारे में राष्ट्रपति के संवाद करना आवश्यक है। तो इसमें से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो और तीन, सी में आ जाएगा 1 2 3 और डी में आ जाएगा 1 2 3। तो भाई इसमें 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। सही कथन है जो कथन का स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा के दौरान कार्यालय रख रहते हैं। हालांकि इस प्रकार का उपयोग जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है
इस प्रकार जो यह प्रधानमंत्री जो मंत्री की नियुक्ति और जो हटाने का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय। तो ए ऑप्शन हमारा जो है, जरूरी नहीं है कि संसद के किसी सदस्य का सदस्य हो, लेकिन वह 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। बी ऑप्शन हमारा जो है, जरूरी नहीं है कि सदन के किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन वह 6 माह के भीतर जो लोकसभा के सदस्य बनना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा जो सदन के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और डी ऑप्शन हमारा जो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो भाई इसमें भी ए इज द करेक्ट आंसर है। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट हमारा जो, भारत का प्रधानमंत्री केवल उन लोगों के बीच में मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है जो लोकसभा के सदस्य हैं। बी ऑप्शन हमारा जो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद अपने मंत्रिमंडल का चयन कर सकता है। सी ऑप्शन हमारा जो, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के चुनने के में जो स्वतंत्र है और अपनी मर्जी से वह मंत्रिमंडल चुनता है। डी ऑप्शन हमारा जो है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के चुनने स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो भाई इसमें हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल चुनने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि इन मंत्रियों को आवश्यक रूप से लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। उनकी नियुक्ति 6 महीने के भीतर सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है भाई। तो समझते हुए चलें वीडियो को, क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। आपका इतना रेस्पॉन्स अच्छा प्यार मिला, इसलिए मैं इसका पार्ट बना रहा हूँ 2। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के समदृष्टि नहीं पाया गया है, लेकिन वह परंपरा के रूप में पालन होता है। तो ए ऑप्शन हमारा, वित्त मंत्री के निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक है। बी ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री को निम्न सदन के बहुत हार जाने का इस्तीफा देना पड़ता है। सी ऑप्शन में मंत्रिपरिषद के भारत के लिए सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। डी ऑप्शन हमारा, जब राष्ट्रपति पद रिक्त होने के बाद जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो भाई इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो ए और सी आवश्यक रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, डी इज द स्पष्ट रूप से संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। तो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विद रेफरेंस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारा जो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा हमारा जो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन के रूप में उत्तरदायी है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा जो, प्रधानमंत्री का इस्तीफा या मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। तो सही विकल्प का चुनिए। तो इसमें जो 1 और 3, दूसरा हमारा जो 2, सी में हमारा 2 और 3, डी में हमारा 3। तो इसमें 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। तो क्योंकि जो फर्स्ट गलत है, क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद समूह के रूप में जो विशेष लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा विभाग किसी मंत्रालय का अधीन नहीं है। तो फर्स्ट हमारा जो, निवेश विभाग और जो सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन। दूसरा हमारा अंतरिक्ष विभाग। थर्ड ऑप्शन हमारा जो, औषधीय विभाग। फोर्थ हमारा जो, परमाणु ऊर्जा विभाग। तो इसमें से कौन सा सही है। तो 1 और 2, बी में आ जाएगा 2 और 4, सी में आ जाएगा 3 और 4, डी में आ जाएगा 1 और 3। तो इसमें 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर है। अंतरिक्ष विभाग और जो परमाणु ऊर्जा विभागीय प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत है और किसी भी रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ से समान है। तो ए ऑप्शन है हमारा जो, एकल नागरिकता। दूसरी हमारा जो है, बी ऑप्शन है हमारा संविधान की 3 अनुसूचियां। सी ऑप्शन है हमारा जो, दोहरी नागरिकता। डी ऑप्शन हमें संविधान की व्याख्या करने हेतु जो एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। तो भारतीय संघ और जो अमेरिकी संघ दोनों ही एक संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समान सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प ए जो गलत है, क्योंकि अमेरिका की 2 नागरिकता है, एक राज्य की और एक अन्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। बी गलत है, क्योंकि अमेरिका द्वारा कानून शक्तियों को 2 शक्तियों में बांटा गया है। सी गलत है, क्योंकि अमेरिका दोहरी नागरिक प्रणाली में राष्ट्रीय कानून के तहत जो मामलों की समीक्षा विभिन्न अदालतों द्वारा की जाती है, राज्य मामलों के लिए समीक्षा अदालतों द्वारा की जाती है, क्योंकि इस तरह की अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान के समान है। ए ऑप्शन हमारा जो, स्वतंत्र नगर पालिका। बी ऑप्शन हमारा जो, स्वतंत्र केंद्र और राज्य। सी ऑप्शन हमारा जो, राज्यपालों की नियुक्ति। और डी ऑप्शन हमारा जो है, नागरिकता। तो स्वतंत्र नागरिकता जो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द करेक्ट आंसर है। तो ए ऑप्शन हमारा जो सही है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत और अमेरिका दोनों ही स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 है भाई।
निम्नलिखित कानून में से कौन से कानून को भारतीय संविधान के सबसे अधिक प्रभाव है? ए ऑप्शन है हमारा ब्रिटिश संविधान का, बी ऑप्शन है हमारा जो अमेरिका संविधान का, सी ऑप्शन हमारा आयरलैंड के संविधान का, डी ऑप्शन है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला गया है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है भाई, निम्नलिखित में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है हमारे सरदार पटेल, बी ऑप्शन है हमारा जो बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है हमारा जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो भाई इसमें जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है भाई हमारा, 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता किसने की है? तो ए ऑप्शन हमारा राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी ऑप्शन हमारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी ऑप्शन हमारा जो वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और डी ऑप्शन हमारा जो सी राजगोपालाचारी द्वारा। तो भाई इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 147 है भाई हमारा, तो निम्नलिखित कौन सी जोड़ी का सही मिलान है? तो ए ऑप्शन हमारा जो मौलिक अधिकारियों को पर समिति जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन हमारा जो अल्पसंख्यक समिति जेपी कृपलानी, सी ऑप्शन हमारा राज्य समिति जो राज्यों के साथ बातचीत करने की समिति सरदार पटेल, डी ऑप्शन हमारा संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर डी हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर है। तो कथन 2 गलत है क्योंकि अल्पसंख्यक समिति का नेतृत्व जो सरदार पटेल ने किया था। कथन 3 गलत है क्योंकि राज्य समिति के साथ बातचीत में समिति नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, संविधान सभा के वे सदस्य जिसमें भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो ए ऑप्शन हमारा ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे, बी ऑप्शन हमारा जो गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, सी ऑप्शन हमारा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, और डी ऑप्शन हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है भाई हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन हमारा जो भारत के संविधान प्रांतीय विधानसभा द्वारा 1940 में की गई थी, और बी ऑप्शन हमारा जो जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ पटेल द्वारा सभा के सदस्य थे, और सी ऑप्शन हमारा जो संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 को आयोजित किया गया था, डी ऑप्शन हमारा जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो इसमें भी हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। तो 1940 को भारत का संविधान संसदीय सभा द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 में हमारा, संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस संवैधानिक योजना के तहत किया गया था? ए ऑप्शन में कैबिनेट मिशन योजना, बी ऑप्शन में भारतीय स्वतंत्र योजना, सी ऑप्शन हमारा शक्तियों का स्थानांतरण योजना, डी ऑप्शन में माउंटबेटन योजना। तो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 है भाई, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान के सदस्य। तो ए ऑप्शन हमारा जो उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी ऑप्शन हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम लीग द्वारा स्थापित किए गए थे, सी ऑप्शन हम भारतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए किए गए थे, डी ऑप्शन भारत सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों की उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो बी सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय मूल प्रस्तावना में सम्मानित था? तो ए ऑप्शन हमारा प्रभुत्व संपन्न, बी ऑप्शन हमारा पंथ निरपेक्ष, सी ऑप्शन हमारा लोकतांत्रिक, और डी ऑप्शन हमारा गणराज्य। तो पंथ निरपेक्ष इज द करेक्ट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन में जो पंथ निरपेक्ष समाजवाद अखंडता और जो शब्द इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष में निम्नलिखित में से सदस्यों के विचार करो। तो निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है भारतीय समाज किसी धर्म के और राज्य का अधिकार धर्म में नहीं मानता है, बी ऑप्शन में भारतीय राज्य और धर्मों के लिए तटस्थ है, सी ऑप्शन में भारतीय राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए संलग्न है, डी ऑप्शन में भारतीय राज्य धर्म की मान्यता नहीं देता है और जो केवल उन राज्यों को निजी मुद्दा समझता है। तो भाई इसमें हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 है भाई, भारतीय समाजवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन में भारत में समाजवाद उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित आर्थिक संरचना अपनाई है, बी ऑप्शन में भारत में एक निश्चित आर्थिक ढांचा अपनाए जाने के लिए समाजवाद के प्रति प्राप्त करना चाहता है, सी ऑप्शन में समाजवाद लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए अपनी सामाजिक भारतीय समाजवाद और ने जो समाजवादी देशों की आर्थिक संरचना को अपनाया है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? कोई सही नहीं है। तो भी इसमें से बताना, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। भारत एक निश्चित आर्थिक ढांचा अपनाए गए जो समाजवाद को उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा फिर 155 है भाई, भारत के संविधान की प्रस्तावना परिभाषित आर्थिक रूप के बारे में है। तो फर्स्ट हमारा जो है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है भाई हमारा, यह भारत में बेरोजगारी की अनुपस्थिति को दर्शाता है, बी ऑप्शन हमारा ये भारत में किसी भी हर किसी के पास संपत्ति को दर्शाता है, सी ऑप्शन हमारा जब यह जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो किसी प्रकार के धन को अधिकार में जो संदर्भित करता है,
डी ऑप्शन है यह जीवन को बढ़ाने के लिए समान अवसरों को संतुलित करता है। तो भाई डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के संविधान, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना परिभाषित आर्थिक न्याय और जो प्रति व्यक्ति जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए समान अवसर का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 है भाई, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना में कथनों पर विचार करिए। समानता का अर्थ जो भारत के नागरिकों के बीच में मतभेदों को दूर करना है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो है इसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो सरकार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और थर्ड ऑप्शन हमें गणतंत्र का अर्थ है राज्य की प्रमुख नामांकित व्यक्ति। तो भाई इसमें से हमारा कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन हमारा कोई भी नहीं। तो इसमें कोई भी नहीं इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक गलत है। समानता का अर्थ मतलब समाज में किसी वर्ग के विशेष अधिकारों की उपस्थिति है और किसी भेदभाव बिना किसी व्यक्ति के पर्याप्त अवसरों को प्रधानता है। दूसरा हमारा गलत है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ जो सरकार है किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगी और धर्मों को बढ़ावा देने के जैसे आर्थिक मामलों के सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि गणतंत्र का अर्थ जो राज्य के लिए प्रमुख निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 है, राज्य के नाम बदलने वाले के लिए संसद में कितने बहुमत आवश्यक हैं? ए ऑप्शन है उपस्थिति का मत देने के लिए बहुमत द्वारा, बी ऑप्शन है उपस्थिति मत देने वाले सदस्यों को कम करने के 2/3 और बहुमत कुल संख्या के आधे से कम नहीं है, और सी ऑप्शन हमारा जो कुल संख्या के जो बहुमत द्वारा, डी ऑप्शन हमारा तत्कालीन सदस्यों की बहुमत। तो भाई इसमें जो ए इज द करेक्ट आंसर है, तो इसमें हो जाएगा बाय मेजोरिटी ऑफ द परसेंट एंड द वोटिंग। अगर संविधान में बहुमत का उल्लेख नहीं है तो किया गया है तो इसे साधारणतः बहुमत माना जाएगा, अर्थात अधिकांश सदस्य जो उपस्थिति को और मतदान करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 158 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र बीमा नाम बदलने के लिए किसी विधेयक केवल लोकसभा के पेश किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है जो अनुच्छेद 3 के तहत जो विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति सिफारिश पर पद जो संसद के पेश किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही। इसमें भाई हमारा दूसरा इज द करेक्ट आंसर है, सेकंड। तो एक कथन एक गलत है, क्योंकि किसी भी सदन में अनुच्छेद 3 के तहत जो विधेयक पास किया जा सकता है। कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 है भाई, निम्नलिखित कथनों पर जो भारतीय संघ द्वारा जो पद्धति की विशेष नहीं है। तो ये ऑप्शन है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी ऑप्शन है हमारा जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी ऑप्शन हमारा जो संबंध रखने वाली इकाइयों के राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व किया गया है। और डी ऑप्शन हमारा जो यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच में एक सहमति का परिणाम है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा 160 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा मानदंड नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ए ऑप्शन हमारा जो आवेदक की आयु, बी ऑप्शन हमारा जो रहने के वर्ष, सी ऑप्शन हमारा जन्म स्थान, डी ऑप्शन हमारा भारत जो व्यक्ति का मूल देश। तो भाई इसमें जो ए हमारा आवेदक की आयु इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 है, भारत में निम्नलिखित में से पीआईओ कौन से अधिकार प्राप्त है? वह पहला ऑप्शन है हमारा जो वह स्थायी रूप से खरीद की तुलना में कम दरों पर भारत में संपत्ति खरीद सकता है। दूसरा हमारा जो संपत्ति किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं की जा सकती। सी ऑप्शन हमें किसी भी उसकी संपत्ति विभिन्न राज्यों द्वारा निर्देशित भूमि सीमा कानूनों के बाहर है। डी ऑप्शन हमें भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन भारतीय प्रचलित कानूनों को अनुसार जो संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 162 है भाई, तो निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के किसी भी व्यक्ति को दिया गया है? तो ए ऑप्शन हमारा जो है आर्टिकल 15, बी ऑप्शन हमारा आर्टिकल 16, बी सी ऑप्शन हमारा आर्टिकल 17, डी ऑप्शन हमारा आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर है भाई इसमें। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 जो मौलिक अधिकार है केवल भारतीय को ही मिले हैं, परंतु 17 के मौलिक अधिकार है जो हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। 17 जो है कि सबको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो ए ऑप्शन है भारतीय नागरिक के जो विवाहित पुत्र, बी ऑप्शन है 25 वर्ष से अधिक उम्र के जो भारतीय नागरिक जो अविवाहित पुत्र है, और जो सी हमारा जो भारतीय नागरिक की विवाहित बेटी। डी ऑप्शन हमारा जो है इसमें जो 18 वर्ष से कम उम्र के भारतीय नागरिक के बेटे। तो भाई इसमें हमारा 18 वर्ष से कम उम्र के नागरिक बेटे इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, तो विकल्प ए गलत है, क्योंकि भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे विवाहित नहीं है, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक के आवेदन कर सकते हैं। वास्तव में एक विवाहित व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक होने की उम्मीद है। विकल्प बी गलत है, क्योंकि 25 वर्ष से व्यक्ति पहले नाबालिग हो चुका होता है, और सी हमारा गलत है, क्योंकि प्रावधान केवल नाबालिग बच्चों के लिए लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत के लिए नागरिक
नागरिकता के नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन हमारा संसद भारत में नागरिकता की नियंत्रित करती है। बी ऑप्शन में राज्य विधायिका अपने राज्य के भीतर जो नागरिकता को नियंत्रित करती है। सी ऑप्शन में दोनों सदन राज्यसभा और जो राज्य विधानसभा नागरिकता को विनियमित करते हैं। डी ऑप्शन हमारा जो है भारत में नागरिकता को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र अधिकार संविधान को है। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो 165 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। ये हमारा आर्टिकल 16 से आर्टिकल 16 थ्रू द 20, फिर बी ऑप्शन हमारा आर्टिकल जो 15 थ्रू द 19, फिर सी ऑप्शन हमारा जो आर्टिकल 14 टू थ्रू 18 और डी ऑप्शन हमारा जो आर्टिकल 13 टू थ्रू 17। तो भाई इसमें कौन सा है? तो आर्टिकल 18 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता विशेष रूप से संविधान के जो अनुच्छेद 19A में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद द्वारा जो गारंटीकृत अभिव्यक्ति व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। सी ऑप्शन हमारा जो संविधान के अनुच्छेद 361 प्रावधानों के तहत गारंटी देता है। डी ऑप्शन हमारा देश के कानून के नियम में संचालन की उत्पत्ति होती है। तो इस बी इज द करेक्ट आंसर। जो उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल ए द्वारा जो गारंटीकृत अभिधान व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 167 में भारत में रहने वाला एक अमेरिकी नागरिक किस मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता? तो ए ऑप्शन हमारा जो व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन हमारा जो कानून के समक्ष समानता, सी ऑप्शन हमारा जीवन और जो व्यक्ति स्वतंत्रता और डी ऑप्शन हमारा जो धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भाई इसमें व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता की वो दावा नहीं कर सकता। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 19 है। इस प्रकार जो भारत में एक विदेशी व्यापार और पेशे के लिए स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो आए हुए क्वेश्चन है, सारे मजे वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता देता है। ए ऑप्शन हमारा जो केवल धार्मिक अल्पसंख्यक की, बी ऑप्शन हमारा केवल भाषाई अल्पसंख्यक की, सी ऑप्शन हमारा जो धार्मिक और जो भाषाई अल्पसंख्यक की, डी ऑप्शन हमारा जो भाषाई धार्मिक और जो भाषाई जाति अल्पसंख्यक की। तो भाई इसमें हमारा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो अनुच्छेद 26 धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। आर्टिकल जो हमारा 29 है भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित किसका वर्णन संविधान की हृदय का आत्मा के रूप में किया गया है? ए ऑप्शन हमारा जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन हमारा जो संपत्ति का अधिकार, सी ऑप्शन हमारा समानता का अधिकार, डी ऑप्शन हमारा जो संविधान के उपचारों का अधिकार। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 32 को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जो हृदय की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 32 में इसे क्रियान्वयन के लिए उपचार का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, अनुच्छेद 20 में किसी भी कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य किसी जो पूर्णव्यापी कानून को बनाने से रोकता है। दूसरा है जो सिविल अदालत की किसी व्यक्ति को किसी भी अदालत में कार्यवाही को गवाह होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो विच इज कंसीडर विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द रिलेटेड टू आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 से रिलेटेड जो है उन पे बात करनी है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए, बी में 2, सी में हमारा 1 और 2, डी में हमारा ना तो 1 सही है, नाइदर 1 नाइदर 2। तो इसमें हमारा जो आ जाएगा डी इज द नाइदर 1 करेक्ट और नाइदर 2। तो नेक्स्ट ए गलत है क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 20 में राज्य के केवल जो पूर्ण व्यापी जो आपराधिक कानून के क्रिमिनल कानून बनाने के लिए प्रतिबंध करता है, कोई भी कानून बनाने के लिए नहीं है। सिविल कानून जो पूर्ण व्यापी प्रभाव रूप से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें जो कथन 2 गलत है क्योंकि जो इसमें अनुच्छेद 20 केवल जो स्वयं अभियोग को प्रतिबंध करता है। दूसरे शब्दों में राज्य के एक व्यक्ति को आपराधिक मामलों के स्वयं के लिए साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका अर्थ है कि सिविल अदालतों की कार्यवाही के लिए एक व्यक्ति को गवाह बनाने के मजबूर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी रिट के लिए संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ए ऑप्शन हमारा जो बंदी प्रतिरक्षण की रिट जो अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। दूसरा ऑप्शन है यह एक गैरकारी व्यक्ति या निजी सरकारी खिलाफ परमादेश है, रिट जारी नहीं की जा सकती है। दूसरा थर्ड ऑप्शन है निषेध रिट जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ की जारी की जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेषण जो लेख रिट विधायक न्यायिकों और जो गैर सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध है। तो इसमें से कौन सा चुनाव कीजिए। तो 1 और 2, दूसरा में जो 1 और 4, सी में आ जाएगा 2, 3, 4, डी में ऑप्शन आ जाएगा 3 और 4। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है 2 और 3।
तो कथन एक गलत है क्योंकि सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के साथ साथ किसी व्यक्ति के खिलाफ जो बंदी प्रकटीकरण के लिए जारी की जा सकती है। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है दो सही है क्योंकि स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट। फोर्थ हमारा सही गलत है क्योंकि न्यायिक और जो अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ जो उत्प्रेषण रेट और उपलब्ध है, इसे कथन सही है। नेक्स्ट हमारे 172 है हमारा, इसमें देख लेते हैं। मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस ऑफ द कैबिनेट कमिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारा जो मंत्रिमंडल समितियों का जो भारतीय संविधान का प्रावधान है। दूसरा हमारा जो मंत्रिमंडल समितियों के सदस्य कैबिनेट मंत्रियों के अलावा भी हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल समितियों का नेतृत्व किया जाता है और सही हमारा विकल्प चुनिए। तो इसमें ए कर दो तो उसमें आ जाएगा बी, सी में आ जाएगा 1 और 3, डी में आ जाएगा 1 2 3, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट उसमें जो कथन एक गलत है क्योंकि भारतीय संविधान के तहत जो मंत्रिमंडल समितियों का प्रावधान नहीं है। कथन जो 2 सही है क्योंकि कथन 3 गलत है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी मंत्रिमंडल समितियां जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो। नेक्स्ट हमारा 173 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग। संसदीय प्रणाली में कार्यकाली प्रमुख नेता विधायी शाखा के लिए नियुक्त किया जाता है। दूसरा मतलब विधायिका और जो कार्यकारी अलग अलग राय के मामले में राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कानून बनाना होता है। तो सही कथन और कथनों का चुनाव कीजिए। केवल बी में जो दूसरा, सी में आ जाएगा 1 और 2, डी में आ जाएगा ना तो एक सही है ना दूसरा, ना इधर 1 ना इधर 2। तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कथन एक सही है कि संसदीय प्रणाली में कार्यकाली प्रमुख जो प्रधानमंत्री को जो विधायी शाखा संसद के नियुक्त किया जाता है। तो कथन 2 गलत है क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग राय के मामलों में राष्ट्रपति प्रणाली के तहत जो कानून बनाना मुश्किल है क्योंकि विधायिका कार्यप्रणाली द्वारा प्रस्तावित कानून को मंजूरी नहीं देती है। और इसमें जो फेर है भाई, ऐसी परिस्थिति में एक कम संभावना है क्योंकि कार्यकाली लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 174। पीएमओ प्रधानमंत्री सचिव सहायता और जो महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करता है। तो निम्नलिखित कौन सा पीएमओ द्वारा किए जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जो सरकार द्वारा संपूर्ण जिम्मेदारी संबंध मंत्री प्रधानमंत्री की सहायता करना, जैसे केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों के जो साथ समन्वय करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा नीति आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी के संबंध में प्रधानमंत्री की सहायता करना। थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री के जो विचार मंच के रूप में कार्य करना। तो उसमें से कौन सा सही है। केवल एक और 2, दूसरा में आ जाएगा 2 और 3, डी में आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें हमारा 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 175 है। लोकसभा और जो राज्यसभा के बीच में गतिरोध किस विधेयक पर हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा साधारण विधेयक, बी ऑप्शन हमारा जो है धन विधेयक, डी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा वित्तीय विधेयक। तो कौन सा सही है। 1 और 2, 2 और 3, सी में आ जाएगा 1 और 3, डी में आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें हमारा 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 है। विधेयक और जो गतिरोध को हल करने के लिए सांसदों की बैठक के बारे में है। तो फर्स्ट हमारा अनुच्छेद 117 के विधेयक के लिए गतिरोध के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरी ऑप्शन संयुक्त बैठक के दौरान जो पीठासीन अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष और जो अनुपस्थित लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष के बीच में समझौते पर संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो विकल्प सही है। विकल्प 1 और 2, 2 और 3, डी में आ जाए 1 2 3। तो इसमें हमारा जो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो व्याख्या गलत है, जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है जिसकी अध्यक्षता स्वीपर स्पीकर द्वारा की जाती है। इसे लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष के बीच में समझौते के कारण नहीं बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कौन सा एक भारत के लिए उद्देश्य का सम्मिलित कर नहीं है। बी ए ऑप्शन हमारा विचार की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन हमारा आर्थिक स्वतंत्रता, सी ऑप्शन हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन हमारा विश्वास की स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता इज द करेक्ट आंसर है। लोकतंत्र का जो उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए ऑप्शन में साधारण पुरुषों को और महिलाओं की बुद्धि चरित्र को। बी ऑप्शन हमारा जो कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली जो पद्धतियों को। सी ऑप्शन हमारे गतिशीलता और दूरदर्शिता को से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। डी ऑप्शन हमारे समर्थित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो इसमें इज द करेक्ट आंसर है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के जो साधारण लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसमें प्रतिनिधियों की गुणवत्ता एकल बुद्धि जैसे विश्लेषण और चरित्र जैसे नैतिकता पर विचार निर्भर करते हैं। वही गलत है क्योंकि जो लोकतंत्र का उद्देश्य केवल जो कार्य को मजबूत करना और नेतृत्व को शक्ति प्रदान करना नहीं रखता है। सॉरी। लोकतंत्र एक व्यक्ति के द्वारा बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य नहीं है, जबकि लंबे समय तक एकल व्यक्ति के जो प्रचार लोकतंत्र की मृत्यु का कारण बन सकता है।
बी ऑप्शन में पूरी तरह से लोकतंत्र के विपरीत है। लोकतंत्र सभी वर्गों के काम करता है, न कि केवल श्रमिकों को एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंबित है? ए हमारा जो हम प्रेम्बल जो उद्देश्य का, बी ऑप्शन हमारा मूल अधिकार, सी ऑप्शन हमारा जो राज्य के निदेशक, डी ऑप्शन हमारा जो मूल कर्तव्य। तो भाई इसमें भी इज द प्रस्तावना भारत के संविधान की सूचीबद्ध करती है। इस प्रकार जो कहना उचित है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं को मत को प्रतिबंधित करती है। 180 क्वेश्चन है भाई, 100 नंबर का 80 क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा किसी जो शासित प्रदेशों के संबंध में विचार कर रहे हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ए ऑप्शन हमारे राज्यों का संघ और भारत के केंद्र से व्यापक अभिव्यक्ति है। दूसरा ऑप्शन राज्य अपनी शक्तियों का साथ बांटते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे केंद्र शासित राज्य और जो अधिकृत प्रदेशों को नियंत्रण और जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के रूप में किया जाता है। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है। एक गलत है क्योंकि जो भारतीय निजी क्षेत्रों में तुलना में व्यापक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा जो भारत के लिए नया उड़ान क्षेत्र का अधिकार किसे है? अधिकार नया जो क्षेत्र जोड़ने का। ए ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय को, बी ऑप्शन हमारे क्षेत्र के लोग को, सी ऑप्शन हमारा केंद्रीय पालिका को, और डी ऑप्शन संसद को। तो संसद इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 182 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 का जो संविधान में आर्टिकल 21 को सम्मिलित किया गया है। बी दूसरा ऑप्शन है संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तुलना के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। और थर्ड ऑप्शन हमारा जो आर्टिकल 21 का केवल जो अल्पसंख्यक समूह पर लागू होता है। और इसमें से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2। बी ऑप्शन हमारा जो 2, सी में आ जाएगा 2 और 3, डी में आ जाएगा 1, 2, 3। तो भाई इसमें जो ए हमारा करेक्ट सही है, 1 और 2। जो 2 गलत है क्योंकि आर्टिकल 21 जो भारतीय संविधानों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा 183 है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता निम्नलिखित में से कितनों पर विचार करें? तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम स्पीच ऑफ द एक्सप्रेशन। ए ऑप्शन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जनता के बीच जो हिंसा उत्तेजित करने का अधिकार शामिल है। बी ऑप्शन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार एक पूर्ण रूप से अधिकार है जिससे सीमाओं का अधिकार है। थर्ड ऑप्शन हमारे कोई भी विचार और ऐसा अखबार में प्रकाशित जो न्यायालय की गरिमा को नजरअंदाज कर देता है, न्यायालय की अवमानना प्रावधानों के तहत शक्तियों को उपयोग करने का हक है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल 1 और 2। बी में 2, सी में आ जाएगा 2 और 3, डी में आ जाएगा 1, 2, 3। तो इसमें सी हमारा 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। तो कथन एक गलत है क्योंकि भाषा और व्यक्ति स्वतंत्रता सीमाओं के अधीन है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था। नेक्स्ट हमारे इस प्रकार जो भाषण और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों के बीच में हिंसा उत्तेजित करने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो 184 है, मौलिक अधिकारों के बीच में जो निम्नलिखित कौन सा गलत है? तो फर्स्ट टाइम हमारा जो 44वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार के रूप में जो हुआ है करता है। दूसरा हमें सर्वोच्च न्यायालय में 21 के दायरे में बढ़ा दिया गया है। थर्ड ऑप्शन हमें कानून के लिए उचित प्रक्रिया के लिए कानून स्थापित करने के लिए कार्यपालिका शक्ति बनाती है। तो फिर कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। तो इसमें भी 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें जो बी हमारा कथन 1, 2 सही है, कथन 3 गलत है। कानून द्वारा स्थापित की गई जो पूर्ण तरह से उचित प्रक्रिया न्यायपालिका शक्ति को शक्तिशाली बनाती है। इस प्रकार जो कथन 3 गलत है। नेक्स्ट हमारा जो 185 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत का जो अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकारों के मामले में उपलब्ध है, न कि संविधान के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत किए गए मामलों के में। दूसरा ऑप्शन हमारा जो मौलिक अधिकारों को केवल जो लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है उस न्यायालय को दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। तो उसमें से कौन सा चुनाव जो कीजिए, कौन सा ठीक है भाई कथन? तो फर्स्ट है हमारा, दूसरे में जाएगा दूसरा, थर्ड में आ जाएगा 1 और 2, डी में आ जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2। तो इसमें आ जाएगा दोनों ही हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 186 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कंसीडर द फॉलोइंग। तो ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट है हमारा जो अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार संबंधित है। दूसरा हमारा जो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। थर्ड हमारा जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा कांग्रेस द्वारा अनुच्छेद 300 को सम्मिलित किया गया था। तो कौन सा इसमें चुनाव ठीक है? तो 2, बी में आ जाएगा 2 और 3, सी में आ जाएगा 1 और 3, डी में आ जाएगा 1, 2, 3। तो इसमें जो दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। नहीं, इसमें देख लेते हैं व्याख्या जो कथन एक गलत है, अनुच्छेद 300 को संपत्ति का अधिकार संबंधित है। दूसरा सही है, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। इसका कथन तीसरा गलत है, जनता पार्टी द्वारा अनुच्छेद को संविधान में डाला गया है। नेक्स्ट है भाई हमारा 187, भारतीय संविधान के जो मूल संरचना
सिद्धांत का अर्थ है। ए ऑप्शन में संविधान की कुछ विशेषता इतनी जरूरी है कि इन्हें खारिज किया नहीं जा सकता है। बी ऑप्शन में जो मौलिक अधिकारों को कम या रद्द नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन में जो अनुच्छेद 368 की अभिक्रिया के बिना किसी संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन में संविधान के प्रस्ताव में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान का हिस्सा नहीं है और साथ ही वास्तविकता जो भावना से प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें भाई ए इज द करेक्ट आंसर है। संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी जरूरी है, इन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। 188 है भाई हमारा जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वित्तीय आपातकाल तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। दूसरा हमारा जो राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी। थर्ड हमारा जो मार्शल लॉ। तो इसमें हमारा जो कौन सा सही है। तो उपयुक्त में से परिस्थिति में किसका प्रभाव भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर पड़ता है। ए ऑप्शन है। ए में जो 1, दूसरे में 2, सी में हमारा जो 2 और 3, डी में आ जाएगा 1, 2, 3। तो इसमें 2 से 3 पे करता है आपातकाल पर और मार्शल लॉ पे। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 189। भारत संविधान 9वीं अनुसूची किस संशोधन से संकलित है। तो फर्स्ट हमारा जो पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट, सी सेकंड हमारा जो 8th अमेंडमेंट, डी और जो हमारा सी हमारा जो 9th अमेंडमेंट, डी ऑप्शन हमारा जो 42वां अमेंडमेंट। तो भाई इसमें भी पहला अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। मौलिक अधिकारों को अपवादों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून को मौलिक अधिकारों कानून का उल्लंघन करते हैं। दूसरा हमारे संसद कानून द्वारा सशस्त्र बलों के द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो है अनुच्छेद 39 ख और 39 ग के तहत जो निर्देशित सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून असंवैधानिक घोषित नहीं किए जा सकते और न ही किसी मौलिक अधिकार को उल्लंघन करे। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है हमें कौन सा। तो इसमें आ जाता है भाई हमारा केवल 1 और 2, 1 3 2 और जो इसमें आ जाएगा 3। तो कौन सा है कमेंट करके बताएं। तो भाई इसमें हो जाता है हमारा ये वाला ठीक 1 और 2। तो 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 39 क्या बोलता है हमारा क्या बोलता है 39 ख और गै दोनों निर्देश सिद्धांतों पर प्रभाव बनाने कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता यदि कानून अनुच्छेद 14 और जो 19 के तहत मौलिक अधिकारों कोई मौलिक अधिकार नहीं का उल्लंघन करे। 191 मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड द फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट हमारा जो हालांकि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधित कर सकती है, संविधान का भाग 3 संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है जो सभी मौलिक अधिकारों केवल राज्य सरकार के द्वारा खिलाफ लागू होते हैं न कि निजी व्यक्ति के। थर्ड ऑप्शन हमारा जो सभी मूलभूत जो अधिकार प्रकृति में नकारात्मक है यानी कि इनके कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो कौन सा चुनाव सही है। तो इसमें 1 और 2, 1 और 3 और न तो 1 से न 2 से। तो इसमें भी हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। तो कथन 3 गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार जो नकारात्मक माना जाता है राज्य में किसी मामले में निजी व्यक्ति के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हालांकि कुछ मौलिक अधिकार का जो स्वभाव नकारात्मक है क्योंकि व्यक्ति के जो अतिरिक्त लाभ और जो स्वतंत्रता प्रदान करता है जैसे धर्म का अभ्यास करने की आजादी स्वतंत्रता और जो आदि। नेक्स्ट हमारा 192 निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो मौलिक अधिकार के आपातकाल की घोषणा का प्रभाव है। फर्स्ट है हमारा जो अनुच्छेद 19 क्या कहता है तो मौलिक अधिकार किसी भी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के तहत स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा किसी भी मौलिक अधिकार को जो अनुच्छेद 20 और 21 में जोड़कर राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है चुनाव करना। फर्स्ट बी और मैं दूसरा, सी में 1 और 2, डी में 1 सही है ना तो 2 से नहीं 1 नहीं 2। तो भाई 19 तो आर्टिकल 19 के तहत जो मौलिक अधिकारों स्वचालित रूप से निलंबित किया जा सकता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी आधार पर होती है। नेक्स्ट हमारा 193 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम को प्रावधानों को संपक्ष अक्षम करने के लिए मूलभूत संरचना सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल। दूसरा हमारा जो बिनोवा मिल्स बनाम जो भारत संघ। थर्ड ऑप्शन हमारा सर्वोच्च न्यायालय वकील रिकॉर्ड समिति SCRA बनाम भारत संघ। डी और 4 ऑप्शन में हम जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो कौन सा सही है 1 और 2 सी में आ जाएगा 2 और 3, डी में आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें हमारा 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट के वकील पर रिकॉर्ड समिति SCRA बनाम भारत संघ द्वारा उच्च न्यायालय की नियुक्ति के संबंधित है और बुनियादी ढांचे को सिद्धांत न्यायपालिका गोलकनाथ पंजाब राज्य में इस्तेमाल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 है
निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में आता है? तो फर्स्ट हमारा जो उच्च केंद्र और राज्य के बीच विवाद, बी ऑप्शन हमारा जो राज्यों के बीच विवाद, सी ऑप्शन हमारा जो मौलिक अधिकार के संरक्षण, डी ऑप्शन हमारा जो अंतरराज्यीय नदी को विवाद। तो भाई इसमें जो मौलिक अधिकार को विवाद इज द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो 195 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा भारत के संविधान 76वें संशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए निःशुल्क बच्चों की निःशुल्क है और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अधिकार बढ़ाया गया है। दूसरा हमारा जो सर्वोच्च सर्व शिक्षा अभियान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा लाने का प्रावधान है। थर्ड में हो जाएगा शिक्षा और भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई है। और तो इसमें भाई हमारा कथन और चुनाव कीजिए कौन सा है? तो 1 और 3, 1 2 3, बी में जाएगा 1 2, सी में जाएगा 2 और 3, डी में जाएगा 1 और 3। तो भाई इसमें हमारा 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। कथन 3 सही है क्योंकि 1976 में 42 संविधान के समय 5 सदस्यों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। वह है शिक्षा, वन, वजन, माप और जंगली जानवरों से पक्षियों की सुरक्षा। जो न्याय का प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अदालतों गठन और संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 है। संवैधानिक सरकार वह है। ए ऑप्शन में जो राज्य सत्ता के हित में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध करती है। दूसरे ऑप्शन जो व्यक्ति स्वतंत्रता के राज्य के लिए सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। निम्न सही कथन और चुनाव कीजिए। फर्स्ट दूसरा हमारा दूसरा, इसमें हो जाएगा 1 2 3, डी में आ जाएगा 1 2 नाइदर 1 नाइदर 2। तो इसमें 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। में से एक दोनों सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है क्योंकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता का मनमाना प्रयोग समाज के लिए हितकारी बाधित होता है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें है राज्य की व्यक्तियों के द्वारा मनमाने कार्यों को जांचने और जो समग्र समाज की सुरक्षा हेतु करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही स्वतंत्रता के राज्य के अधिकार को प्रभावी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। किसी भी राज्य में किसी भी शक्ति को निहित किए गए हैं। इसमें शक्तियों के लिए जो वैकल्पिक रूप से उपयोग किया गया है। एक जो संवैधानिक सरकार के लिए दोनों जो विशेषताएं होती हैं, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अधिकारों के भी प्रतिबंध शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये पहला हमारा जो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट 198 है हमारा भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए पहला है हमारा जो मानव देह व्यापार और जो बंधुआ मजदूरी के लिए निषेध है। दूसरा हमारा जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा है। फोर्थ हमारा कारघरों जो खादानों के बीच में जो नियोजन की निषेध है। तीनों कथनों में से विचार कीजिए। तो 1 और 2 4, बी ऑप्शन हमारा 2 3 4, सी में जाएगा 1 और 4, डी में जाएगा 1 2 3 4। तो इसमें हमारा 1 4 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो 199 समाज में समानता का होने का यथार्थ यह है कि उसमें जो तो ए ऑप्शन हमारा विशेष अधिकारों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 200 है। निजता के अधिकार को जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार के लिए अनुभूत रूप में प्रयोग के लिए संरक्षित किया जा सकता है। वह भारतीय संविधान के किस उपयुक्त कथन में से सम्मिलित किया गया है? तो ये ऑप्शन हमारा आर्टिकल 14 संविधान के जो 42 संविधान के अधीन उपबंध है। बी ऑप्शन हमारा जो आर्टिकल 17 जो भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशित तत्व हैं। और सी ऑप्शन में आर्टिकल 21 भाग 3 में जो गारंटी दी गई स्वतंत्रता है। और डी में आ जाएगा आर्टिकल 24 में संविधान के 44वें संविधान के अधीन जो उपबंध है। तो भाई सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 201 है। भाई इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा जो भारत की संसद किसी भी कानून विशेष रूप से भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरी ऑप्शन हमारा जो 9वीं अनुसूची डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर निर्णय के लिए किया जाता है। तो कथन कौन सा चुनाव कीजिए? तो फर्स्ट 1 और 2, 1 और 2, या तो 1 सही ना 2 सही। तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। कथन 1 सही है कि भारतीय संसद द्वारा किसी कानून को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो कथन 2 गलत है क्योंकि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून की वैधता परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है। उस न्यायालय में कई बार दोहराया गया है। नेक्स्ट हमारा 202। तो इसमें राजनीति तत्व जो डीपीएसपी के बारे में जो क्या है विचार करें। राज्य के जो गैर न्यायिक निर्देश जो है भाग 4 में शामिल है। दूसरा हमारा संविधान के जो संस्थापक पूर्वजों के समाजवादी आदर्शों के डीएसपी में अपना स्थान लिया है। और थर्ड हमारा डीएसपी जो केवल केंद्र सरकार द्वारा लागू होते हैं। और
तो इसमें से कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 3, 3 और 1 2 3, तो इसमें थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भाई इसमें जो नेक्स्ट हमारा 203 वाला क्वेश्चन है, राज्य के निधि निदेशक तत्वों को निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत का वर्गित है? तो कौन सा है भाई, उसके बारे में बताना है। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा है तो उसमें बताना है। तो इसमें आपका आ जाएगा, पहला ले लेते हैं, पहला हमारा नशीली पदार्थों का खपत को प्रतिबंध करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों के जो वन्य जीव के लिए। थर्ड ऑप्शन है पोषण और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने को, स्वास्थ्य के लिए, सुधार के लिए। फोर्थ है हमारा समाज के जो सूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए। कौन सही है? तो 1, 1 और 4, 1 2 3 4 और 2 3, तो इसमें भी हमारा 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 204वां है, आर्टिकल 36 के तहत के अनुसार किसी भी निकाय को राज्य निधि निर्देशांक सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद की जा सकती है। फर्स्ट हमारा राज्य और जो राज्य कार्यकारी अंग, दूसरा ऑप्शन है राज्य और जो राज्य विधायिकी अंग, थर्ड ऑप्शन हमारा जो स्थायी स्वयं सरकार, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो LIC। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, दूसरा 2 और 3, थर्ड में ऑप्शन 1 2 3, डी में आ जाएगा 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो LIC एक सरकारी निगम है, इस प्रकार जो DPSP का पालन करने की उम्मीद है। 1 2 3 4 वितरण के लिए एजेंसियों के रूप में जो 36 के तहत उल्लेखित किया गया है संविधान के लिए, अनुच्छेद 12 को संदर्भित करता है। नेक्स्ट हमारा 205, निम्न में से किसे आर्टिकल 51 के तहत शामिल है? तो फर्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, दूसरा हमारा जो राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध, थर्ड ऑप्शन हमारा मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के प्रोत्साहित करना, फोर्थ हमारा निशस्त्रीकरण का प्रचार। तो कौन सा चुनाव सही है? तो 1 और 2, इसमें 2 और 3, थर्ड में हो जाएगा 1 2 3, डी में आ जाएगा 1 2 3 4, तो वो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है, तो कथन सही है। नेक्स्ट हमारा जो 206, समान नागरिकता भारत में प्रत्येक प्रमुख धार्मिक सामुदायिक ग्रंथों और रीति रिवाजों के आधार पर व्यक्तिगत कानून को बदलने के लिए प्रस्ताव है, जिसमें कि हर नागरिक के लिए संचालित करने के लिए सामान्य व्यक्ति को समान नागरिक संहिता होगा। समान नागरिकता के लिए किस मामले में संबंधित नहीं है? तो फैसला फर्स्ट ऑप्शन है विवाह, दूसरा में विरासत, थर्ड ऑप्शन है रखरखाव, डी ऑप्शन है मानहानि। तो मानहानि इज द करेक्ट आंसर है। मानहानि का जो व्यक्तिगत कानूनी मामला नहीं है, शेष मामले जो व्यक्तिगत कानूनी मामले से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय का पालन करना, भाग 3 और जो 4 के बीच में संतुलन संविधान के ढांचे का हिस्सा है। तो इस संतुलन का मतलब क्या है? तो भाई इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर। जब मौलिक अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों के बीच में संघर्ष होता है तो मूलभूत सिद्धांतों के लिए अनुच्छेद 31 गए के तहत जो परिस्थितियों को समझौता किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है 208, निम्नलिखित कोर्स में से निर्देशक तत्व शामिल नहीं है। तो फर्स्ट हमारा जो मानव के दुष्व्यापार और जो बलात् श्रम का निषेध, दूसरा ऑप्शन मानव पेय और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि और जो औषधि प्रयोजन के भिन्न उपयोग का जो निषेध। तो कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 3, एक नाइदर 1 नाइदर 2, तो दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। कथन 1 गलत है, बलात् श्रम जो निषेध अनुच्छेद 24 के तहत जो उल्लिखित मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन हमारा मूल कर्तव्य, थर्ड ऑप्शन हमारा राज्य के निधि निदेशक तत्व। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हमारा ए, दूसरा में 3, सी में आ जाएगा 1 2 3, डी में आ जाएगा 1 2 3, तो थर्ड इज में 3 इज द करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय सरकार के केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो सामाजिक पेंशन और बुजुर्गों के विधवा और विकलांग व्यक्तियों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो आर्टिकल 41 राज्य की बेरोजगारी, बीमारी और जो बुढ़ापे के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, इसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम DPSP के प्रावधान को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210वां, भारतीय संविधान के लिए प्रतिष्ठित राज्य की निधि तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान जो विचार कीजिए। तो फर्स्ट हमारे भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता सुरक्षित करना, दूसरा ऑप्शन हमारा जो ग्राम पंचायत के संगठित करना, थर्ड ऑप्शन हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, फोर्थ ऑप्शन में सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और जो सांस्कृतिक स्तर पर जो संरक्षित करना। तो किसमें से कौन सा कथन जो राज्य निधि तत्व के संबंध प्रतिबिंब करते हैं? तो केवल 1 और 4, 2 और 3, जिसमें 1 2 3
और 1 2 3 4, तो इसमें हमारा आ जाएगा भाई 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो बौद्धिक डीएसपी का एक जो हिस्सा है, और सभी प्रकार के नागरिकों के लिए उचित और जो सांस्कृतिक अवसरों पर जो सुरक्षित करना, और जो समाजवादी डीपीएसपी का एक हिस्सा है, जो डीएसपी 3 और 3 से गांधीवादी है। नेक्स्ट हमारे भारत में संविधान के संदर्भ में एक जो रूप में आर्थिक न्याय के लिए उपलब्ध है। तो फर्स्ट हमारा जो उद्देशिका और जो मूलाधिकार, दूसरा में उद्देशिका और राज्य निधि निर्देशक तत्व, सी में आ जाएगा मूलाधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्व, और डी में आ जाएगा उपयुक्त सब कोई में से कोई नहीं। तो भाई बी इज द करेक्ट आंसर है। तो प्रस्तावना के रूप में जो उल्लेखित करते हैं डीपीएसपी प्रावधान, उदाहरण के लिए राज्य आजीविका के प्रावधान के लिए सुनिश्चित करेगा, वह दर्शाता है कि आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट हमारा जो भारत के संविधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है, तो ये कहाँ उल्लेख है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें आ जाएगा संविधान के लिए की उद्देशिका में, दूसरा हमारा राज्य के निर्देशक तत्वों में, सी आ जाएगा इसमें जो मूलभूत कर्तव्य में, डी हो जाएगा इसमें 9वीं यानी सूची में। तो भाई इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 213 भी है, भारत के जो संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन में आधारभूत है। ए ऑप्शन हमारा मूल अधिकार, बी ऑप्शन हमारा मूल कर्तव्य, सी ऑप्शन हमारा राज्य निदेशक तत्व, डी ऑप्शन हमारा मूलभूत अधिकार और जो मूलभूत कर्तव्य है। तो इसमें राज्य के निदेशक तत्व इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिस्थापित है। तो ए ऑप्शन हमारा उद्देशिका, बी ऑप्शन हमारा राज्य के निधि निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन हमारा मूल अधिकार, डी ऑप्शन हमारा 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन हमारा राज्य के निधि निर्देशक तत्व इज द करेक्ट आंसर है। तो भाई इसमें नेक्स्ट हमारा 215 है, हमारा राज्य के निधि निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट हमारा ये जो तत्व जो है देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा ऑप्शन में इन तत्वों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपबंध और जो नाल्य के परिवर्तनीय इन्फोर्सिबल नहीं है। और तो इसमें से कौन सा चुनाव सही है, तो एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही, तो इसमें भी एक और दो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216 है, भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में राज्य के निर्दिष्ट तत्व हैं। तो एक ऑप्शन है विधायिका कृत्यों पर जो निर्बंध करते हैं, दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका की शक्तियों पर निर्बंध करते हैं। जो भी कथनों में से चुनाव कीजिए। तो फर्स्ट हमारा 1, बी दूसरे में 2, सी में जाएगा 1 2 2, डी में जाएगा ना तो 1 सही ना 2 2। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये निर्देशक सिद्धांत जो सकारात्मक दिशाओं में प्रकृति में है, वे अपने क्रियान्वयन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि इस प्रकार की विधायी और कार्यप्रणाली की सीमाओं को गठन नहीं करते हैं। और एक जो दृष्टिकोण यह है कि डीएसपी जो कानूनी तौर पर लागू नहीं होते हैं, यह इस प्रकार के लिए सीमा का कारण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217 भाई क्वेश्चन नंबर। तो संविधान के निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान से सम्मानित किया गया है। दूसरा ऑप्शन हमें वे संविधान के वे भारत के नागरिक और जो विदेशी दोनों लागू होते हैं। थर्ड में हो जाए मौलिक अधिकार कर्तव्य को प्रभाव बनाने के लिए कानून और जो मूलभूत अधिकारों के लिए आर्टिकल 14 और जो 19 के तहत जो उचित प्रबंध लगा सकते हैं। तो कथन में चुनाव कीजिए। तो 1 और 2, दूसरा हो जाएगा 2 1 और 3, डी में आ जाएगा 1, सी में डी में आ जाएगा में से कोई नहीं। तो इसमें भी हमारा तो सी इज द करेक्ट आंसर है। तो गलत है, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों की प्रयोज्य है और ये कथन गलत है। मौलिक अधिकार किसी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, केवल एक कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 218, हमारे भारतीय संविधान में संबंधित मूलभूत कर्तव्य निम्नलिखित में कौन सा सही है। फर्स्ट हमारा सोवियत संघ, दूसरा हमारा स्वीडन, थर्ड सी में आ जाएगा नॉर्वे, डी में आ जाएगा अमेरिका। तो भाई इसमें हमारा ए हमारा तो ये हमारा स्वीडन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 219, निम्नलिखित कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान से शामिल नहीं किया गया था। तो ए फर्स्ट हमारा स्वतंत्रता संग्राम के महान विचारों का पालन करने के लिए, बी ऑप्शन हमारे वनों और जो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, सी ऑप्शन हमारे महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार करने के लिए, और डी ऑप्शन हमारे में से कोई नहीं। तो भी डी इज द करेक्ट आंसर है। तो सभी उल्लेखनीय मौलिक कर्तव्य को जो 42वें संविधान संशोधन का संयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा 220 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी मौलिक कर्तव्य कानून रूप से लागू नहीं या पारित नहीं किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपातकालीन समय और अवधि के दौरान जो कांग्रेस सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन को हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था। तो इसमें से कौन सा सही है कथनों पर, तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 सही ना 2 सही। तो इसमें हमारा दूसरा इज द करेक्ट आंसर है।
तो मौलिक कर्तव्य की स्थिति वह गैर कानून पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि मौलिक कर्तव्य किसी भी कर्तव्य के लिए पारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 221 है, हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कर्तव्य नहीं है। तो फर्स्ट हमारा लोकसभा के लिए लोकतंत्र का मतदान करना, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करना। दूसरा में जो वैज्ञानिक प्रकृति विकसित करना। सी में आ जाएगा लोक संपत्ति की सुरक्षा करना। और डी में आ जाएगा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और जो आदर्शों का काम करना। तो ए हमें लोकसभा चुनाव में मतदान करना इसका करेक्ट आंसर है। लोक चुनाव में वोट करने के लिए मौलिक अधिकार उल्लेख नहीं है। संविधान के संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत के बारे में कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट हमें राज्य के जो कार्यकारी शक्ति को प्रभाव बनाने के लिए प्रावधानों को संसद में विशेष रूप से बहुमत बिना किसी आधे राज्य के अनुसमर्थन के लिए संशोधित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधानों के बहुमत के बारे में सही और अनुसमर्थन के लिए संशोधन किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो संवैधानिक संशोधन के बिना हितों की राय प्रभावित नहीं करता है, जो राज्य का किसी भी बहुमत माध्यम से पारित किया जा सकता है। तो ए कर दो, कथन सही है। ए कर दो, ए कर 3, ये 2 और 3, तो इसमें दूसरा और तीसरा करेक्ट है। राज्य कार्यकारी शक्ति प्रभावित करने के लिए प्रावधानों को संसद के साथ किसी भी आगे जो आधे राज्यों के लिए अनुसमर्थन और संशोधित किया जा सकता है। तो दूसरा तीसरा सही है। भाई देखो पेशेंस बना के रखना है, क्वेश्चन करते रहें, समझते रहें। देखो क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, यही बनेंगे। संवैधानिक संशोधन के बारे में विचार कीजिए। एक निजी संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो राष्ट्रपति संशोधन के लिए वैध संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में नहीं भेज सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है जो संवैधानिक संशोधन स्वीकृति के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। फोर्थ है जो संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए संसद का सत्र नहीं हो सकता। तो कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन हमारा फर्स्ट में आ जाएगा 1 और 2, दूसरे में आ जाएगा दूसरा और तीसरा, सी में आ जाएगा 1 2 3 और डी में आ जाएगा 2 और 3 4। तो इसमें 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 224 है हमारा भारत के राष्ट्रपति के विशेष निषेधाधिकार शक्ति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निलंबित निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है निलंबित निषेधाधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति केवल तब करता है जब वह विधेयक में सुधार के लिए सुझाव देना चाहता है। थर्ड ऑप्शन है निलंबित विशेषाधिकार जो प्रावधान स्पष्ट रूप में संविधान में दिया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो भाई इसमें हमारा पहला, तीसरा, 1 और 3 में से कोई नहीं, तो इसमें तीसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 225 क्वेश्चन है। तो भाई ये हमारे निम्नलिखित कथनों पर विशेष संविधान के संशोधन में कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है। ए ऑप्शन में राष्ट्रपति का चुनाव, बी ऑप्शन हमारा जो है संसद के राज्यों का प्रतिबंध, थर्ड ऑप्शन में 7वीं अनुसूची का कोई बदलाव, फोर्थ में जो राज्य विधान जो परिषद के उन्मूलन। तो कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला 1 2 3, बी में आ जाएगा 1 2 3 1 2 4, सी में जाएगा 1 3 4, डी में जाएगा 2 3 4। तो भाई इसमें जो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। राज्य विधानसभा के उन्मूलन की उपस्थिति में मतदान के सदस्यों के 2/3 बहुमत और जो विधानसभा के कुल सदस्य कम से कम आधे सदस्यों द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित को होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हमारा 226वां क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत के लिए प्रावधानों को संशोधन किया जा सकता है। तो फर्स्ट हमारा जो एक राज्य का क्षेत्रफल, बी ऑप्शन में किसी राज्य का नाम, सी में हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा राज्य और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा, फोर्थ हमारा राज्य के नए राज्य का प्रवेश। तो कौन चुनाव सही है? 1 और 2, बी में जाएगा 2 और 4, सी में जाएगा 1 2 4, डी में जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर है सी। तो कथनों का जो साधारण बहुमत से किया जा सकते हैं। तो संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति के परिवर्तन के लिए संसद की विशेष बहुमत और आधे से कम आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा 227 है। धन विधेयक के संदर्भ में विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा जो राज्य के धन विधेयक के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, अगर राज्य के धन विधेयक की खारिज किया जाता है तो माना जाता है किसी राज्य के विधेयक पारित किया जाता है। थर्ड में आ जाएगा लोकसभा का धन विधेयक की अस्वीकृति के लिए कार्यपालिका इस्तीफा देना पड़ता है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, 1 और 3, 3 और 1 2 3। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 228, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उल्लेखित किया गया है। तो फर्स्ट हमारा जो आर्टिकल 121, बी ऑप्शन हमारा आर्टिकल 122, सी में आ जाएगा आर्टिकल 123, डी में जाएगा आर्टिकल 124। तो इसमें हमारा आर्टिकल 123 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 229 में आ जाएगा, एक अध्यादेश का अधिकतम जीवन हो सकता है। ए ऑप्शन हमारा जो है 6 सप्ताह, बी ऑप्शन 6 महीने, सी में आ जाएगा 6 महीने और 6 माह,
डी में आ जाएगा जब तक संसद अध्यादेश स्वीकार नहीं करता है। तो भाई इसमें 6 महीने 6 सप्ताह इज द करेक्ट आंसर है। संसद को अपने पूर्ण सत्ता के भीतर अध्यादेश स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। इस प्रकार का अध्यादेश अधिकतम जो कार्यालय 6 महीने और 6 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट हमारा जो है 230, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट हमारे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो प्रख्यापित किया सकता है एक सत्र में हो। दूसरा हमारे अध्यादेश किसी भी कानून को पूर्ण व्यापी रूप से संशोधित करने के लिए ख्यातिपूर्ण किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को विवेकाधीन शक्ति ही नहीं है। तो फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 231, संसद में उन्मुक्ति और जो विशेष अधिकारियों के संबंध में है। तो फर्स्ट हमारे जो आर्टिकल 105 के तहत जो किसी उल्लेख किया गया है कि संसद की कार्यवाही के दौरान जो मत का स्वतंत्रता है। दूसरे ऑप्शन में संसद की ब्रिटिश हाउस और जो कॉन्फ्रेंस के लिए उन्मुक्ति और विशेष अधिकार आनंद उठाती है। थर्ड ऑप्शन में जो न्यायालय की किसी संसद के लिए विशेष अधिकारियों को उल्लंघन और अवमानना को दंड के लिए दे सकती है। तो वह कौन सा सही? 1 और 3 और डी में जाएगा 2 और 3, डी में जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि और स्वाधीनता के बीच में किसी उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा इसमें, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। दूसरे में विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं होती है। और डी ऑप्शन है इसमें जो हमारा यह विधि परिवर्तन बार बार होता है, स्वाधीनता के लिए खतरा है। नेक्स्ट है हमारा कोड 233, निम्नलिखित में से निधि निर्देश तत्व के सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रचार के लिए संबंधित है? फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 51 बी में जाएगा आर्टिकल 48A, सी में जाएगा आर्टिकल 38A और 43A और डी में जाएगा 41। तो भाई इसमें हमारा 451 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा जो है भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए वेतन, भारतीय संविधान में पुरुष और महिलाओं के लिए वेतन में समानता का प्रावधान है। ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान में जो बोल रहे हैं जिसको सैलरी एक कोई मिलेगी, तो अगर दोनों काम करते हैं तो स्त्री को भी इतनी मिलेगी और पुरुष को भी इतनी मिलेगी, ये बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो इसमें देख लेते हैं, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का संविधान कानून के लिए अधिकार है। तो इसमें कौन सा कथन है? 1 और 2 ना तो 1 2 ना। तो इसमें हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दो समान वेतन का अधिकार है दोनों में। तो दूसरा गलत है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता निधि डीएसपी का निर्देश सिद्धांत है, डीएसपी तैयार नहीं किया अधिकार जो कानून रूप में तैयार नहीं होते। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन 235 है, निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मूलभूत अधिकारों और निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के माध्यम से सामंजस्य जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है जो अनुच्छेद 39B और 39C निर्देशक सिद्धांतों को प्रभाव में लाने के लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1 और 2 और ना तो 1 सही ना तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो 236वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निधि निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। तो क्यों किया गया है? तो फर्स्ट इसमें है हमारा जो है राजनीतिक स्वतंत्र लोकतंत्र, बी ऑप्शन में कानूनी जो लोकतंत्र, सी में जाएगा गांधीवादी लोकतंत्र, डी में जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इज द करेक्ट आंसर है। तो डीपीएसपी में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण समानता का एजेंडा है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए किसे जो शिक्षा का प्रभाव डाला गया है। तो फर्स्ट जो राज्य के निधि निर्देशक सिद्धांत, दूसरा मौलिक अधिकार, सी थर्ड में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, इसमें जाएगा 1 2 3। तो इसमें 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। डीपीएसपी के सिद्धांत मौलिक 41 मौलिक अधिकारों के तहत जो 21 के और जो मौलिक कर्तव्य के जो 51 के तय जब शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238 है, संविधान में कौन सा कर्तव्य भारत के संविधान में निम्नलिखित मूलभूत कर्तव्य में से नहीं है? फर्स्ट हमारा वैज्ञानिक स्वभाव के विकसित करने के लिए, बी ऑप्शन हमारा भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, सी में आ जाएगा संविधान को आदर्शों को सम्मान करना, सी डी में आ जाएगा शारीरिक शक्ति के विकसित करने के लिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 239 है, भारत में नागरिकता
नागरिक के लिए करों का भुगतान करना है। तो एक हमारा मौलिक कर्तव्य है, दूसरा हमारा कानूनी दायित्व है, सी में आ जाएगा संवैधानिक दायित्व है, डी में आ जाएगा नैतिक दायित्व है। तो कानूनी दायित्व इज द करेक्ट आंसर है। करों का भुगतान करने के लिए कानूनी दायित्व है, क्योंकि है तहत निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट हमारा 240 से, नागरिक के लिए निम्नलिखित में से कर्तव्यों में से एक है। अनुच्छेद 51 कहते मूलभूत कर्तव्यों का हिस्सा है। फर्स्ट हमारा 6 साल के बच्चों के लिए देखभाल करना और जो शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने का कर्तव्य है, जबकि ऐसा करने के लिए कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन हमें करो या भुगतान करने का कर्तव्य है। 4 हमारा वैज्ञानिक सुविधा विकसित करने का कर्तव्य है। तो कौन सा करना सही है? 1 और 3, 2 और 4 डी में जाएगा, सी में जाएगा 1 2 4 डी में जाएगा 1 2 3 4। तो इसमें भी हमारा 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर है। मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, तो 3 करने का हिस्सा है। कर का भुगतान करने का मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा 241, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में विचार कीजिए। तो फर्स्ट हमारा जो मौलिक कर्तव्य के लिए कर्तव्य जैसे समाज के प्रति कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य शामिल है। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य के लिए विदेश में भी व्यापार विस्तार होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 ना तो सही। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242 है भाई हमारा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अध्यादेश के अधिकार के तहत जो कृत्यों की विरुद्ध प्रश्न किया जाता है, अध्यादेश बाद में संसद द्वारा यह स्वीकृत कर दिया गया हो। तो दूसरा ऑप्शन हमारे अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा दिए गए कानून की शक्ति के बराबर है। संघ कार्यकारी शक्ति अध्यादेश के माध्यम से संविधान प्रावधान बदल सकते हैं। तो कौन सा सही है? 1, 1 और 2, 1 और 2, ना तो 1 सही ना तो सही। तो भाई इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 243, जब वार्षिक बजट जो लोकसभा में पारित नहीं किया जाता है तो प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास प्रस्तावित करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 244, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए जिम्मेदार है? तो फर्स्ट हमारा राज्यसभा राजस्व विभाग, दूसरा हमारा राज्य जो आर्थिक कार्य विभाग, सी में जाएगा व्यय विभाग, डी में जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आर्थिक कार्य विभाग इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 245, भारत के लिए संचित निधि में धन वापसी के लिए अनुमोदित किया आना है। तो फर्स्ट हमारा भारत में राष्ट्रपति से, बी ऑप्शन हमारा लोकसभा से, सी ऑप्शन हमारा राज्यसभा से, डी ऑप्शन हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री से। तो भाई इसमें हमारा लोकसभा का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है 240, बजट में लागू होने के लिए संशोधित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट हमारा संसद द्वारा कर बढ़ा सकती है, कर कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है। दूसरा हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। और थर्ड में जाएगा संसद के पास जो वित्तीय मांग को रोकने की शक्ति नहीं है। तो सही कथन का चुनाव कीजिए। 1 और 2, 2 1 3 और 3 1 2 3। तो इसमें भाई 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। संविधान वार्षिक वित्तीय शब्द का उपयोग करता है। बजट एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ चमड़े का बैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, भारतीय सार्वजनिक वित्त और जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा जो भारत के लिए लोक लेखे संवितरण संसद के वोट के अधीन है। दूसरा ऑप्शन भारतीय संविधान के लिए प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। थर्ड ऑप्शन बजट के निधि नियोग और जो संसद द्वारा अनुमोदित होते हैं। तो सही को चुनाव कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 248 है, लेखानुदान और जो अंतरिम बजट के बीच में अंतर है। तो फर्स्ट हमारा लेखानुदान प्रावधान निम्नलिखित सरकार द्वारा उपयोग की जाती है, जबकि अंतरिम बजट केवल जो कार्यवाही सरकार द्वारा प्रावधान किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा लेखानुदान केवल पिछले वर्ष बजट के लिए 6वां हिस्सा है, जबकि जो अंतरिम बजट केवल राजस्व के लिए कोई हिस्सा सीमा नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन सही है? 1 1 और 2, 1 और 2, ना तो 1 सही ना 2। दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। 249वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद में संदर्भ नियम कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट हमारा कानून के लिए अधिनियम किए जाने वाले संसद को दोनों सदनों द्वारा। बी ऑप्शन हमारा जो विनियोग अधिनियम अलावा जो भारत की संसद निधि द्वारा धन नहीं निकाला जाता। सी ऑप्शन हमारा जो है नए करों के लिए वित्तीय विधेयक आवश्यक है, जिसमें नए करों के लिए जो संचालन दरों को परिवर्तन करने के लिए कोई अन्य विधेयक शामिल आवश्यकता नहीं है। डी ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है। तो भाई इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 250 है, भारत की जो संचित निधि के लिए भारतीय व्यय के बारे में कथनों पर विचार गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त के वेतन जो भत्ते के बारे में। बी ऑप्शन हमारा जो भारत जो व्यय और संसद की चर्चा की जाती है, जिसमें संसद की मत का अधिकार नहीं है। सी में हो जाएगा भारतीय व्यय और जो विषय के लिए संचार निधि पर किया जाता है। और डी में हो जाएगा अदालतों का निर्देश और जो भुगतान करने के लिए मुआवजा
भारित व्यय के लिए रूप में माना जाता है। तो भाई इसमें हमारा जो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 251, बजट के लिए संसदीय नियंत्रण संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट हमारा बजट की तैयारी संसद के द्वारा कोई कार्य नहीं किया होता है। दूसरा ऑप्शन, संसद के पास जो संचित निधि के बाद में भारतीय व्यय को वृद्धि करने की शक्ति है। सी ऑप्शन हमारा जो संसद की राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो कोई लाने के लिए शक्ति नहीं है। तो फिर उसमें से कौन सा सही है? तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट जो 252 है हमारा, तो ये हमारा इसमें आ जाता है कौन सा बजट के रूप में गलत है? तो फर्स्ट हमारा बजट व्यक्ति स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में नहीं बताया गया है। बी ऑप्शन हमारा बजट के लिए लोकसभा में पेश किया जाता है। और सी हमारा जो बजट को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है। और डी ऑप्शन हमारा बजट पेश करने के साधारण विधेयक के पास होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 253, विभागीय स्थायी समिति के लिए संदर्भ में विचार कीजिए। ये संसद की कार्यकारिणी वित्तीय जवाबदेही की बेहतर करती है। दूसरा ऑप्शन, एक मंत्री को स्थायी रूप से सदस्य के रूप में नामित की जाती है। थर्ड ऑप्शन में इन समितियों को सिफारिश के लिए परामर्श प्रकृति में से एक संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो कौन सा चुनाव कथन और जो चुनाव सही है? तो एक और दो, दो और तीन, तीन और एक, तीन। तो भाई इसमें हमारा जो एक और तीन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 254 है भाई हमारा, कौन सा कथन लोक लेखा समिति से है? तो लोक लेखा समिति अध्यक्ष परंपरा अनुसार जो शासक दल के लिए नियुक्त किया जाता है। दूसरा ऑप्शन में यह भारत सरकार की खातों की जांच करता है और लोकसभा के लिए उपयुक्त जो विनिमय कर सके। यह जो स्वायत्त और जो अर्ध स्वायत्त निकायों के लिए बीच में खातों की जांच कर सकती है। तो कौन सा सही है? तो एक दो तीन, दो और तीन, एक दो तीन, एक तीन। तो ये दो और तीन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 255, नियंत्रक और महानिदेशक प्रेक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जांच में निम्न समितियों को किसके द्वारा की जाती है? फर्स्ट हमारा लोक लेखा समिति, बी ऑप्शन हमारा सरकार उपक्रम संबंध समिति, डी थर्ड में हो जाएगा अनुक्रम समिति। तो इनमें से कौन सा है? एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन। तो इसमें भी हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की जो विस्तार समितियों के बारे में इस कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हमारा जो इसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो एक मंत्री किसी भी स्थायी समिति के सदस्य होने की योग्य नहीं है। इसमें जो साथ जुड़ने के मंत्रालय के लिए वित्त विभाग पर विचार करना करती है। तो कौन सा सही है? इसमें एक और दो, एक और तीन, इसमें एक तीनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट हमारा 257 क्वेश्चन है, संयुक्त जो संसदीय प्रणाली तो जेपीसी निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट हमारे जो समिति के केवल जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। दूसरा हमारे समिति के किसी भी गवाह के लिए अपने समक्ष बुलाने की शक्तियां हैं। थर्ड ऑप्शन हमें समिति की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है। तो कौन सही है? तीन, एक दो तीन, इसमें जो दो तीन, एक दो तीन। तो एक तीन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो 258, संसद की समिति के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं। फर्स्ट हमारा लोकसभा लेखा समिति, दूसरा हमारा अनुमान समिति, थर्ड ऑप्शन हमारा सरकारी अनुक्रम संबंधित समिति। तो इसमें दो, एक तीन, दो और तीन, एक दो तीन। तो एक दो तीन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 259 है, भारतीय संसद के द्वारा निम्नलिखित तंत्र में वित्तीय प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में संसद समितियों के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन विभिन्न मंत्रालयों के परामर्शदात्री की समिति के माध्यम से, सी ऑप्शन हमारे प्रशासन के समय समय पर रिपोर्ट मंगवा कर, डी ऑप्शन हमारे कार्यकाल को रिट जारी करने के लिए मजबूर करके। तो भाई इसमें जो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 260वां क्वेश्चन है, कितनों पर विचार करें। जबकि राज्य सरकार के सदस्य और लोक लेखा समिति करने के जुड़े होते हैं जो अनुपात सदस्य के लिए लोकसभा के लिए लाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा जो यह कार्यकारी समिति के सदस्य के लिए संबंधित सदन के होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन हमारे सही है। नेक्स्ट हमारा 261वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है विपक्षी पार्टी के में से नियुक्त किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है, सरकारी उपक्रमों के लिए समिति के लिए तरुण दल के लिए नियुक्त किया जाता है। और थर्ड हमारा जो वित्तीय विभाग के लिए अध्यक्ष नियंत्रित मंत्री केंद्रीय मंत्री होता है। तो कौन सा कथन सही है? इसमें भी हमारे एक दो सही, एक दो कथन सदस्य है जो हमारे ठीक है। नेक्स्ट हमारा 262वां क्वेश्चन है, सदस्यों की सदस्य संख्या के निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? सबसे कम कौन सी है? सबसे कम कौन सी होती है? लोकसभा कार्य सलाहकार समिति, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा कार्यकाल समिति, बजट अनुमानों समिति, सरकारी अनुक्रम संबंधित समिति। तो भाई राज्य में कार्य सलाहकार समिति इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 263 है, केंद्रीय और राज्यों के बीच में विवादों को तय करने के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है?
ए ऑप्शन हमारा सलाहकार समिति, बी ऑप्शन अपीली समिति, सी ऑप्शन हमारा आरंभिक अधिकारी, तो डी में ऑप्शन है संवैधानिक अधिकारिता। तो भाई आरंभिक अधिकारिता इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून और तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो वह एक ए ऑप्शन हमारा अपनी स्वयं की सलाह पर, बी ऑप्शन हमारा स्वयं अपने ऐसी सलाह चाहता है, सी ऑप्शन हमारा केवल जो मामला संघ और शक्तियों की सीमा से संबंधित है, डी ऑप्शन हमारा जो है केवल यदि समस्या अंतरराष्ट्रीय संबंधित समझौते पर है। तो भाई केवल अगर वह ऐसी सलाह चाहता है तब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265 है, भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है। ए ऑप्शन हमारा भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन हमारा के संसद, डी ऑप्शन है हमारा जो केंद्र सरकार का कार्यालय। तो बस पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता रक्षा करने के लिए कौन सा प्रावधान है। तो फर्स्ट ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश को परामर्श करना होता है। दूसरा ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो भारतीय न्यायाधीशों का वेतन भारत के जो संचित निधि पर भारित व्यय है। और फोर्थ ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए अधिकारियों की सेवकों को कमी शक्तियों और जो मुख्य न्यायाधीश उनके जो प्राधिकार अधिकारियों की अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो कौन सा सही है। तो 1 और 3, 3 और 4 फोर्थ में जाएगा और फिर 1 2 3 4, तो चारों ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है, तो कथन देख लेते हैं भाई। कथन है हमारा पहला है भारत, तो भारत जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों के वेतन के दौरान भारत के संसद निधि पर व्यय नहीं है। दूसरा ऑप्शन में जो उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए सेवकों के भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उनके वेतन के संबंधित निधि पर भारत व्यय है। दूसरा में कौन सा कथन चुनाव कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, और इसमें आ जाएगा हमारा 2 और 3 के बाद ना तो एक सही ना दो सही, तो इसमें से कोई सा सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा 268वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल भारत का नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर चुना जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा संविधान प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल दिल्ली में स्थित हो सकता है। थर्ड ऑप्शन हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो 62 वर्ष है। तो कौन सा सही है इसमें भी हमारा, तो दूसरा और तीसरा ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 269वां, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार समिति में संदर्भ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय में मामलों में राय देने के लिए बाध्य है जिन पर राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाती है। दूसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति द्वारा जो निर्देशित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति के दिल में बाध्यकारी है। तो कौन सा सही है इसमें, 1 और 2, ना तो एक सही ना दो सही, तो इसमें ना तो डी हमारा ना तो एक सही है ना दो सही है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन 270, तो सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि न्यायिक के लिए कार्यकारी कार्यवाही और कार्यपालिका व्यवहार की समीक्षा कर सकती है। दूसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत के लिए न्यायिक और लंबित न्यायिक वैवाहिक और जो अदालती कार्यवाही को छोड़कर अपील करने की इजाजत दे सकता है। तो कौन सा सही है, केवल दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक फैसलों के बीच में संघर्ष के मामले में किस निर्णय का पालन करना होता है या निर्णायक माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यूनतम निर्णय, बी ऑप्शन है बड़ी बेंचों द्वारा निर्णय, सी ऑप्शन है मतलब अदालत की मर्जी के अनुसार कोई भी निर्णय, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बड़ी बेंच द्वारा निर्णय इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो 272, तो जिससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश के पद पर किया जाता है वह किसी भी सेनावर्ती के बाद जो है अदालत के सम्मुख अभ्यास करने का जो निर्देशित है। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा जिसमें है संविधान प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कार्यालय के दौरान जो कम हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकालीन गारंटी उल्लंघन कर सकता है। तो कौन सा कथन सही है इसमें, तो इसमें भी हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 273वां क्वेश्चन क्या कहता है अभी हमारा, भारत में मुख्य न्यायाधीश के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श के बाद है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का सर्वोच्च न्यायालय के हटाने के समान है। थर्ड ऑप्शन हमारा जो कार्यालय के सेनावर्ती बाद उसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अदालत में भारतीय किसी प्राधिकरण समीक्षा का अधिकार नहीं रह कर सकता। फोर्थ हमारा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की सहमति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के सेनावर्ती
न्यायाधीश के आमंत्रित करने और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करने के आमंत्रित कर सकते हैं। तो कौन सही है इसमें भी? इसमें हमारा जो 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 274वां क्वेश्चन है भाई, निम्न कथनों पर जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो सीएजी के हैं, तो फर्स्ट, सार्वजनिक धन प्राप्ति और वियोग को नियंत्रित रखना, सुनिश्चित करना सार्वजनिक धन में जमा हो रहा है, ये इनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275 भारत के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा जो है सभी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत करता है। दूसरा ऑप्शन में राज्य के लिए संघ के खातों को संकलन और जो रखाव करता है। थर्ड ऑप्शन है किसी राज्य के जो राज्यपाल स्थायी रूप से निकाय के लिए लेखा परीक्षण के लिए कैग को अनुरोध कर सकता है। तो इसमें से कौन सही है? 1 और 2, 2 और 3, तो इसमें तीसरा, और डी में हो जाए 1 2 3, तो इसमें तीसरा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो है 276, संविधान के अनुसार जो है हमारा, संविधान के अनुसार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को कार्यकाल पूरा होने के लिए बाद हटाया जाता है। दूसरा में राष्ट्रपति की इच्छा कार्यकाल करता है। दूसरा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, बहुमत से हटा सकता है, तो ये हमारा विशेष बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 277वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा ऑप्शन लोक लेखा समिति के लिए सदस्य और जो राज्यसभा के सदस्य व्यापार में कुछ माने जाते सम्मिलित होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 2, ना तो 1 सही ना 2 सही, तो इसमें हमारा जो 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 278वां, संघ सरकार द्वारा संघ पे विचार कीजिए। तो फर्स्ट हमारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर जो प्रधानमंत्री भारत सरकार जो मंत्रालय विभाग को सृजन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन में हर मंत्रालय में प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 2, ना तो 1 सही ना 2 सही, तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा केंद्रीय सरकार द्वारा किसी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा भारत के संविधान के लिए उपबंध किसी समस्त जो कैबिनेट मंत्री के रूप में जो लोकसभा के आसीन होंगे। दूसरा ऑप्शन में कैबिनेट मंत्रालय सचिव के लिए मंत्रालय निदेशक कार्य करेंगे। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 2, ना तो 1 2 सही, तो 1 ना तो सही, 1 ना 2 सही। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है जो परमाणु ऊर्जा के लिए किसी प्रावधान के लिए अधीन है। पहला ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा ऑप्शन मंत्रिमंडल कार्यालय, थर्ड ऑप्शन हमारा जो विद्युत मंत्रालय, डी ऑप्शन हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो भाई प्रधानमंत्री कार्यालय इज द करेक्ट आंसर है। 281 हमारे करों या सरकारी कामकाज के लिए हुई प्राप्ति के लिए संघीय सरकार द्वारा प्राप्त हुआ समूचा राजस्व प्राप्त होता है। तो फर्स्ट हमारे राजस्व की जो आकस्मिक निधि में, दूसरा ऑप्शन लोक लेख में, सी ऑप्शन हमारे भारत की निधि संचय निधि में, डी ऑप्शन हमारे निरपेक्ष और अंग्रिम निधि में। तो भारत की संचय निधि इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे यदि वार्षिक बजट के लिए लोकसभा पारित नहीं होता है तो फर्स्ट हमारे बजट के लिए संशोधन के लिए दोबारा किया जाता है। बी ऑप्शन हमें संसद बजट के लिए भेजे जाते हैं। सी ऑप्शन हमारे संसदीय वित्त विभाग त्याग पत्र के लिए लिखा जाता है, और डी ऑप्शन हमारे प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र पेश कर देता है। तो नेक्स्ट हमारा 283वां क्वेश्चन है भाई, लोक निधि के फलोत्पादक अधिनियम सुरक्षा के लिए उपयोग के साथ साथ हैं। तो फर्स्ट हमारा कैग संसद के विशेष कोड राजकोष को नियंत्रित करता है और जो भारतीय राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात की घोषणा करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो कैग मंत्रालय के कार्य और जो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिरोध के लिए लेखा समिति में विचार करती है। थर्ड ऑप्शन हमारे कैग प्रतिनिधियों के लिए मिली जानकारी के अनुसार जो जांच और जो एजेंसियों के लिए उनको विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जो लोक निधि प्रबंधन कानून उल्लंघन करता है। फोर्थ ऑप्शन कैग जो ऐसी मिश्रित शक्तियां प्राप्त हैं जिसे कंपनी द्वारा जो जांच करते हैं और उल्लंघन करने वाले अभिलेख लगा सके। तो दूसरा तीसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 284वां, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध की स्थितियों के लिए संसद बैठक बुलाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में साधारण विधि निर्माण पारित करने की स्थिति में, दूसरा ऑप्शन में धन विधेयक पारित करने की स्थिति में, थर्ड ऑप्शन में जो संविधान विधेयक पारित करने की स्थिति में। तो 1 2 1 2, तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285वां, तो भारत के विचार कीजिए। भारत और संविधान के लिए केवल विधेयक की पुनः प्रस्थापन का प्रदान किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो यदि संशोधन विधेयक के लिए संघीय चरित्र का परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन समर्थन भारतीय राज्यों के लिए विधान मंडल के लिए जाना आवश्यक है। तो कथनों का चुनाव कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 286वां, तो निम्न के तुलना विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के लिए पहला मैं लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य गठित होती है। दूसरा ऑप्शन सरकार के लिए विनियोग मुझे वित्त लेखा के लिए जांच की जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारे भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाती है।
तो कौन से दो चुनाव कीजिए, एक, एक और दो और तीन और एक दो तीन। तो इसमें हमारा 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 280 है। तो भाई राज्य के लिए सभापति और उपराष्ट्रपति उपसभापति सदस्य के सदस्य नहीं होते हैं, तो उनमें कौन सा माना जाता है, तो इसके लिए चुनाव, तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 288 है। तो राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के द्वारा सुविधा पूर्वक किए गए जाने वाले मंत्रियों को उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन भारत सरकार द्वारा कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से कहीं नहीं की जाएगी, तो कौन से है, तो फर्स्ट है हमारा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमारा जो भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को उल्लेख नहीं है। दूसरा ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो कौन सा, ये एक दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही, तो इसमें एक और दो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की किसमें शक्ति है, तो फर्स्ट ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति में, दूसरा भारत के संसद में, दूसरा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में, दूसरा विधि आयोग में। संसद इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 291 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी समिति है, तो लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, थर्ड ऑप्शन है सरकारी उपक्रम समिति, डी ऑप्शन है याचिका समिति। तो भाई देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आया है क्वेश्चन ये, तो प्राक्कलन समिति इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं, लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, 15 प्लस 7, प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं, और सरकारी उपक्रम समिति में 22 होते हैं, 15 प्लस 7, और जो याचिका समिति में 15 और या 10 ये होते हैं। नेक्स्ट है भारत में संसदीय प्रणाली का सरकार किसको है, तो फर्स्ट लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत निर्वाचित होती है। बी ऑप्शन में संसद द्वारा संविधान का निर्देशित कर सकती है। सी ऑप्शन हमारा जो संसद राज्यसभा में भंग नहीं की जा सकती है। डी ऑप्शन हमारा जो मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तरदायी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 293, संघ की भारत सरकार के द्वारा विचार कीजिए। पहला हमारा जो राजस्व विभाग द्वारा संसद द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय बजट को तैयार करने में उत्तरदायी है। दूसरा ऑप्शन बजट के लिए प्राधिकरण के लिए कोई भी भारत सरकार की संचय निधि निकाला नहीं जा सकता है। और थर्ड में हो जाए लोक लेखा समिति किए जाने वाले सामान्य वेतनों के लिए अधिकरण के लिए आवश्यकता होती है, तो कौन सा सही है, एक और दो, दो और तीन, दो और एक दो तीन, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 294, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के जो धन विधेयक को अस्वीकार करने के लिए संशोधित करने की शक्ति नहीं है, तो बी दूसरा ऑप्शन में राज्यसभा की मांगों का मतदान नहीं कर सकती है। थर्ड ऑप्शन में राज्यसभा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा नहीं हो सकती है, तो सही कथन है एक दो, एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 295, जब संसद के पास दोनों संयुक्त गठनों के विधेयक निर्देश रेफर किया जाता है तो उसके लिए पारित किया जाना होता है। फर्स्ट हमारा उपस्थिति तो मत देने वाले सदस्य को साधारण बहुमत, दूसरा ऑप्शन उपस्थिति तो मत देने वाले सदस्य को 3/4 बहुमत, और डी सी ऑप्शन हमारा सदनों को 2/3 बहुमत, डी ऑप्शन हमारा जो सदनों का पूर्ण बहुमत, तो उपस्थिति मत देने वाला साधारण बहुमत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 296, लोक लेखा संबंधी जो 17 अवसर पर व्यापक है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो राज्यसभा में लंबित विधेयक हो जिसे लाभ जो पारित किया गया है लोकसभा के लिए उठान के लिए व्यापक नहीं होगा, तो कौन सा कथन है, तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है राष्ट्रीय हित में भारत की संसद द्वारा सूचीकृत की गई शक्ति प्राप्त की जाती है, इसके लिए संकल्प है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लोकसभा द्वारा जो संपूर्ण सदस्यता के लिए बहुमत पारित कर लिया जाएगा। दूसरा में लोकसभा द्वारा जो पूर्ण सदस्य संख्या 2/3 बहुमत के लिए लिया जाएगा, और सी ऑप्शन में राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत सदस्य के लिए पारित कर लिया जाएगा, तो भाई इसमें हमारा जो है डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 298 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद की कुल सदस्य विधानसभा के कम है 1/3 से 40 सदस्य से अधिक नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है विधान परिषद के एक छठे नियमित सदस्यों की हो सकते हैं जो राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो राज्यपाल को मनोनीत करते हैं, तो कौन सा सही, एक दो, एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित कौन सा विधायी परिषद के चुनाव में मतदान योग्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन में इस स्नातकोत्तर का 2 साल का अनुभव, बी सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर, सी ऑप्शन हमारा जिला परिषद के लिए पूर्ण कार्यक सदस्य, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भाई दिस इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो 300 का क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित विचार के भारत के राष्ट्रपति सिफारिश एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामांकित राज्यपाल द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारा, भले ही जो विधान परिषद के लिए सदस्य के लिए कम हो लेकिन विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों की संख्या में तुलना में अधिक है, तो कौन सा कथन चाहिए, एक दो, एक और दो, ना तो एक से ना दो से, दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा
राज्य के मुख्यमंत्री अपनी शक्ति के लिए राज्य विधानमंडल के सदस्य होना जरूरी है। दूसरा ऑप्शन हमारा है राज्य मुख्यमंत्री उनकी व्यक्ति के लिए सभा में बहुमत को हासिल का नेता होना आवश्यक है। तो कौन सा सही है इसमें भी हमारा? तो एक और दो, ना तो एक सही ना दो सही, और तो बताना है कौन सा सही है इसमें। तो इसमें हमारा है एक और दो सही, तो एक और दो इज द करेक्ट आंसर है। और अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा जो भी देखते हैं इसमें क्वेश्चन 302 है। एक राज्य में जिलाधीश जिलाधिधीश की नियुक्ति के लिए प्रतिनिधित्व इसके द्वारा किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में उच्च न्यायालय के परामर्श राज्यपाल द्वारा, दूसरा राज्यपाल के परामर्श उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, दूसरा सी ऑप्शन हमारा उच्च न्यायालय के परामर्श राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन हमारा राज्यपाल और उच्च के परामर्श राष्ट्रपति द्वारा। तो ये इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय स्वरूप में शासन का प्रमुख लाभ है। तो कार्यपालिका विधिमंडल के द्वारा सर्वभौम में कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन में नीति नियंत्रण प्रदान करते हैं और अधिक दक्ष। सी ऑप्शन हमारा जो कार्यपालिका विधानमंडल के लिए उत्तरदायी होता है। और जो डी ऑप्शन हमारे राज्य के लिए अध्यक्ष निर्वाचन के लिए नहीं किया जा सकता। तो भाई इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304 है। भारत के लिए संसद निधि उसके लिए मंत्रिमंडल कृत्यों के लिए जो नियंत्रण कटकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्थगन प्रस्ताव का, दूसरा प्रश्नकाल का, सी ऑप्शन हमारे अनुपूरक प्रश्न का। तो फर्स्ट ए, दूसरा 2 और 3, 3 में जाएगा 1 2 3, डी में जाएगा 1 2 3। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 305 है। भारत के लिए संसद में निम्नलिखित नंबर विचार कीजिए। एक गैर कार्य विधेयक है जिसमें संसद के प्रस्तुत किया जाता है और निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित है। तो सेकंड हमारा जो हाल में भारत की संसद द्वारा इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो कौन सा सही? एक और दो, एक और दो, एक सही। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306। जो राज्यसभा में विधान निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए घोषित किए गए मतदान आयु कम से कम 50% अनिवार्य मतदान 50% माना गया है। दूसरा हमारा इसमें जो है भारत के लिए संविधान में कथित उपलब्धियों के लिए लोकसभा अध्यक्ष का पद जो बहुमत वाले पद को दल को माना जाता है और उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो कौन सा? तो एक और दो, ना एक दो, ना एक सही है ना दूसरा सही है। नेक्स्ट हमारा 307 है। भारत के लिए बाद में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो इसमें जो बहुमत जो विधियों और जो कार्यपालक के आदेशों को संवैधानिक में व्यापक करने के लिए न्यायपालिका का अधिकार है। दूसरा ऑप्शन विधायी मंडलों के लिए प्रज्ञान और जो प्रसंगत व्यापारियों का अधिकार। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें पहला इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट तीसरा इसमें जो निम्नलिखित मंडलों के लिए स्वीकार के लिए अंतर्गत अभिव्यक्ति है। तो सरकार द्वारा जनता के सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए सुनिश्चित करना है जो राष्ट्रपति लोकतंत्र की क्रिया विधि है। नेक्स्ट हमारा 309। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग। तो पहली लोकसभा विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक दल का स्वतंत्र पार्टी थी। तो दूसरा लोकतंत्र में विपक्ष सर्वप्रथम 1969 में प्रदान की गई थी। थर्ड ऑप्शन हमें लोकसभा में सभी दल न्यूनतम 75 न हो तो उसके नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो कौन सा कहे? 1 2 3, 1 और 2, 2 और 3। तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है 310। भारत में जो संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी संसदीय समिति जो समीक्षा करती है कि जो सदन में सूचित करती है यह विनिमय नियम और जो उपनिधि आदि बनाने के लिए उसके लिए है। तो फर्स्ट हमारा जो सरकारी अनुमान से संबंधित समिति, दूसरा हमारा जो है अधीनस्थ विधान समिति, सी हमारा जो नियम समिति, डी ऑप्शन हमारा कार्य कार्यपालक समिति। तो इसमें जो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 311वां क्वेश्चन है। धन विधेयक के संबंध में मेरे को तुरंत सही है। तो फर्स्ट हमारा जो किसी बल विधेयक के रूप में माना जाता है, ऐसे बल किसी अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन आदि के रूप में है। दूसरा ऑप्शन धन विधेयक के भारत के लिए भारत की सामयिक निधि जो अभिरक्षा के संबंधित उपबंधे होते हैं। सी ऑप्शन हमारा धन विधेयक के आकस्मिक निधि के लिए निधि संबंधित होता है। डी ऑप्शन हमारा धन विधेयक भारत की सरकार के लिए कोई भी प्रतिभूति देने के लिए विनिमय नहीं होता है। तो कौन सा सही है? तो सी इज द करेक्ट आंसर है। वही देखो ये वीडियो थी आपको, यदि आपको अच्छी लगी है तो इसका